दोस्तों, महाकुंभ का मेला समाप्त हुए काफी समय हो चुका है। मेले में जितने लोग गए थे वो सभी लोग लगभग लगभग वापिस आ चुके हैं। जो लोग गायब थे, भूले बिसरे लोग थे, वो सभी के सभी अपने अपने घर पे वापिस आ चुके हैं। लेकिन एक 28 साल की महिला अपने घर से महाकुंभ स्नान के लिए जाती है और वहीं पे वो गायब हो जाती है और 40 दिन बाद अचानक में अपने घर पर आती है। जब घर वाले पूछते हैं तुम इतने दिनों तक कहाँ थे, तब वो औरत बताती है मेरा इस जीवन से अब कोई भी मतलब नहीं है, मुझे मोह माया की कोई परवाह नहीं है, मेरी जिंदगी बदल चुकी है। अब ये सब सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो औरत कहीं से भी सन्यासी नहीं लग रही थी। अच्छे अच्छे उसने कपड़े पहने हुए थे, अच्छी अच्छी चूड़ियां पहनी हुई थी, हाथ में स्मार्ट मोबाइल होता है। उसे देखने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो सन्यासिन बन चुकी है। उसे देखने से बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई नई नवेली दुल्हन अभी अभी हनीमून से आई हो। मतलब उसका पूरा हुलिया ही चेंज हो चुका था। लेकिन गांव वालों को यकीन नहीं होता। तब गांव वाले पुलिस बुला लेते हैं और पुलिस जब उससे सख्ती से पूछ करती है, तब वो बताती है कि आखिर वो 40 दिनों पर कहाँ थे, उसके साथ क्या क्या हुआ था। आइए जानते हैं पूरी घटना इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता। तो ये कहानी है उत्तर प्रदेश के आगरा की। वहाँ पे एक महिला होती है जिसकी उम्र लगभग 28 से 29 साल की होती है। उसका नाम छाया होता है। उसकी शादी हो चुकी होती है। उसके पति का नाम सुरेंद्र होता है। उसकी एक बेटी होती है जिसकी उम्र 9 साल की होती है। उसका नाम अंशिका होता है। 2 फरवरी 2025 को महाकुंभ स्नान के लिए गांव के कुछ लोगों के साथ वो महाकुंभ स्नान के लिए चली जाती है। जब वहां पे वो महाकुंभ स्नान कर लेती है, उसके बाद 2 4 6 औरतें होती हैं, सभी के साथ में मिलकर एक श्रृंगार की दुकान पर चला जाती है, एक कॉस्मेटिक की दुकान पर चली जाती है और वहां से कुछ सामान वगैरह लेती है। इसी बीच में वो गायब हो जाती है। उसके गांव वाले जो भी लोग थे उसे बहुत ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो कहीं पे भी नहीं मिलती। तब जाकर खोया पाया केंद्र में उसका नाम दर्ज करवाते हैं और थोड़ा समय रहकर इंतजार करते हैं, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाता। उसके बाद गांव वाले सभी अपने अपने घर पे वापस आ जाते हैं। जब सुरेंद्र देखता है कि गांव वाले सभी वापस आ चुके हैं लेकिन उसकी पत्नी वापस नहीं आई है, तब वो पूछता है कि मेरी पत्नी छाया कहाँ पर है। गांव वाले कहते हैं कि वो मेले में गई हुई थी और मेले में कहीं पे खो गई है और पता नहीं चल पा रहा है आखिर वो कहाँ पर है। सुरेंद्र अब गांव वालों को भला बुरा कहना शुरू कर देता है, झगड़ा झुट्टी करना शुरू कर देता है। सुरेंद्र की बेटी जो अंशिका होती है वो अपनी माँ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती है, लेकिन उसकी माँ वापस नहीं आते। तब सुरेंद्र जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा देता है गांव वालों के खिलाफ। पुलिस गांव वालों से पूछताछ करती है तो गांव वाले कहते हैं कि मेले में गई हुई थी और वहीं पे कहीं पे खो गई, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया, हमने बहुत ढूंढने का प्रयास किया। तब पुलिस वाले सोचते हैं कि बात तो सही है कि मेले में बहुत से लोग गुम हो जाते हैं और वैसे भी 28-29 साल की उम्र है, चलो कोई बात नहीं, किसी न किसी तरीके से वो वापस आ ही जाएगी। पुलिस अब जो है छाया की तलाश करना शुरू कर देती है। तब तक एक दिन अचानक में 12 मार्च को, यानी लगभग 40 दिनों के बाद, छाया घर पे वापस आ जाती है। अब जब छाया को गांव वाले देखते हैं तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं, कहते हो चलो किसी न किसी तरीके से आखिर छाया घर पे आई, अब हमारी टेंशन दूर हो गई। लेकिन सुरेंद्र जो छाया का पति होता है वो छाया से कहता है कि बताओ तुम इतने दिनों पर तक कहाँ थी। तो छाया कहती है कि अब मेरा इस जीवन से कोई लेना देना नहीं है और मैं सन्यासी बन चुकी हूँ, मेरा कोई भी मतलब नहीं है, अब मैं यहाँ पे नहीं रहने वाली हूँ। तब सभी लोग कहते हैं कि अब तुमको इस जीवन से कोई मतलब नहीं है तो फिर आई क्यों हो। इस पर छाया कहती है कि मैं अपनी बेटी के लिए आई हूँ। जब छाया अपनी बेटी के पास पहुँचती है और अंशिका अपनी माँ को देखती है तो तुरंत अपनी माँ के पास दौड़कर चली जाती है और अपनी माँ के गले लगकर रोने लगती है। छाया कहती है कि मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी और यहाँ पे मैं नहीं रहूंगी। लेकिन सुरेंद्र उससे बार बार कह रहा था कि मैं तुम्हें तो जाने दूंगा लेकिन मैं अपनी बेटी को नहीं जाने दूंगा। अब बात को बढ़ता हुआ देखकर लोग वहां पे पुलिस बुला लेते हैं। पुलिस जब वहां पे पहुंचती है तो छाया से पूछताछ करती है तो छाया बताती है कि अब मेरा इस जीवन से कोई लेना देना नहीं है, मैं इस मोह माया से काफ़ी दूर जा चुकी हूँ, मैं सन्यासी बन चुकी हूँ और मैं यहाँ पे आई हूँ अपनी बेटी को लेने के लिए।
पुलिस उसको देखते ही समझ जाती है कि ये बिल्कुल झूठ बोल रही है, लेकिन फिर भी पुलिस कहती है कि ठीक है, अगर तुम सन्यासी बन चुकी हो तो तुम जाओ अपना सन्यास का जीवन व्यतीत करो, तुम अपनी बेटी को क्यों लेकर जाना चाहती हो। तो छाया कहती है कि मैं अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकती, मुझे मेरी बेटी की याद बहुत ज़्यादा सताती है, मैं जहाँ पे रहूँगी मैं अपनी बेटी को भी लेकर जाऊँगी, वहीं पे ये मेरी सेवा करेगी। लेकिन दोस्तों, जो छाया कह रही थी उसकी बातों पे किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वो कह रही थी कि मैं सन्यासी बन चुकी हूँ, लेकिन उसके पहनावे, उसके और आभूषणों से ये बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रहा था कि वो जो है वाकई में सन्यासी बन चुकी है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो नई नई दुल्हन हो और अभी जो है हनीमून से वापस आई हो। पूरा सज संवर के थी, हाथों में स्मार्टफोन मोबाइल होता है। ये सब देखकर पुलिस कहती है कि तुम्हें जाना हो तो जाओ, लेकिन तुम्हारी बेटी इसी समाज में रहेगी और अपने घर वालों के साथ में ही रहेगी। लेकिन छाया नहीं मानती। तब पुलिस कहती है कि तुम सच सच बताओ, तुम सन्यासी तो नहीं हो, आखिर क्या मामला है, इतने दिनों तक कहाँ थे। वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं होती, लेकिन साथ में कुछ लेडीज पुलिस भी होती हैं। जब उस पर दबाव पड़ता है तो वो पूरी सच्चाई बताना शुरू कर देती है। उसके बताए अनुसार वो कहती है कि जब मैं यहाँ से घर से निकली थी गांव वालों के साथ महाकुंभ स्नान के लिए, तो मैं प्रयागराज पहुंची और वहां पे मैंने संगम में स्नान किया। उसके बाद फिर मेला घूमने लगी। मेरे साथ की जो भी औरतें थी वो कुछ कॉस्मेटिक की दुकान पे चली गई, मैं भी उन्हीं के साथ में चली गई। वो लोग अपने बच्चों के लिए कुछ ले रही थी, सामान वगैरह ले रही थी, कुछ प्रसादियाँ वगैरह ले रही थी। और उसके बाद मैं भी सोची कि मैं भी अपनी बेटी के लिए कुछ ले लूँ, लेकिन मेरे पास कोई पैसे नहीं थे। फिर भी मैं उस दुकान पे गई, कुछ सामान को देखने लगी। मैं जिस दुकान पे पहुंची उस दुकानदार का नाम दिनेश था। उसकी दुकान पे काफ़ी भीड़ थी और वो बार बार कह रहा था कि आप लोगों को लेना हो तो लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ते रहिए। अब ये बात सुनकर छाया उस दुकानदार से कहती है कि अगर आप इस तरीके से कहेंगे तो फिर कैसे कोई सामान लेगा। लेकिन दिनेश कहता है कितनी ज़्यादा भीड़ है और अगर मैं लोगों को रोकता हुआ चलूँगा तो फिर मैं सबको हैंडल कैसे कर पाऊंगा। इस पर छाया कहती है कि अगर इसी तरीके से सभी लोग आज के जाते रहेंगे, कोई सामान देखेगा नहीं तो खरीदेगा कैसे। और अगर आपसे नहीं संभलता है तो कोई और आदमी रख लीजिए, कोई और व्यक्ति रख लीजिए अपनी सहायता के लिए। ये कहते हुए छाया थोड़े आगे निकल जाती है। बात पीछे से दिनेश छाया के पास आता है और कहता है कि मैडम आप तो बात सही कह रही हैं, दुकान मुझसे अकेले नहीं संभलती, क्या आप मेरी दुकान पर रहकर मेरी दुकान पे काम संभलवा देंगी। मैं आपको दिन का 500 से 600 रुपये दूंगा और उसके बाद जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो दूंगा। अब ये बात छाया के दिमाग में सेट हो जाती है। वो सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, 20 से 25 दिन महाकुंभ स्नान का मेला चलने वाला है और इसमें नहीं कुछ तो 15-20 हज़ार रुपये कमा ही लूंगी, क्योंकि वैसे भी मेरा पति वो नकारा है, निकम्मा है, कुछ कमाता उमाता तो है नहीं, थोड़ा बहुत जो कमाता उमाता है वो अपने दारू शराब में ही उड़ा देता है। जो कुछ ये भी मजदूरी करके लाया करती थी वो भी उसका पति उससे छीन लिया करता था, मारी पीटा हमेशा किया करता था। तो सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, काम मिल रहा है, काम कर लेते हैं, 15-20 हज़ार रुपये मिल जाएंगे तो हमारे घर गृहस्थी के लिए, हमारी बच्ची के लिए मैं कुछ सामान भी ले लूंगी और मेरे पास भी कुछ पैसे हो जाएंगे। अब ये सोचकर वो दिनेश के दुकान पे पहुंच जाती है। वहां पे लोग, गांव वाले भी ढूंढने पहुंचते हैं, लेकिन वो जानबूझकर वहां पे छुप जाती है ताकि किसी को नजर ना आए कि यहीं पे छाया है। बल्कि दिनेश छाया से कहता है कि तुम अपने घर पर फोन कर दो और उन्हें बता दो कि मैं यहाँ पे काम करना शुरू कर दी हूँ। छाया कहती है कि ठीक है मैं बता दूंगी, लेकिन वो अपने घर वालों के पास फोन नहीं करती और वहीं पर रहकर काम करना शुरू कर देती है। दिन भर वो काम करती थी। शाम के समय दिनेश दुकान को बंद करता था और जो उसने क्वार्टर लिया था दिनेश वहां पर सोने के लिए चला जाता है और छाया उसी के बगल में महिलाओं का जो कैंप होता है वहां पे सोने के लिए चली जाती है। 2 से 3 दिन का समय गुजरता है। उसके बाद एक दिन दिनेश कहता है कि छाया, मुझे और तुम्हें दोनों को खाने पीने की दिक्कत हो रही है, ऐसा क्यों नहीं करती कि मेरे साथ ही मेरे रूम पे चलती और वहीं पे रहती, वहीं पे खाना बनाती, खाती, मैं भी खाता और वहीं पे आराम से रहते। छाया कह रही है मैं तो चाहती थी लेकिन आप ही नहीं चाहते थे, आप ही ने कभी कहा नहीं, इसलिए हमने कुछ नहीं आपसे कहा। तो दिनेश कहता है ऐसा करो, आज दुकान जब बंद करेंगे तो हम दोनों लोग साथ में ही रूम पे चलेंगे और वहीं पे खाना बनेगा, वहीं पे खाएंगे, वहीं पे पियेंगे, वहीं रहेंगे और सोएंगे भी। उसके बाद फिर अगले दिन दोनों साथ आकर हम लोग यहाँ पे जो है दुकान को खोल देंगे। अब ये सब तय तमाम हो जाता है। शाम होती है, दुकान को बंद करते हैं, फिर रूम पर जाते हैं और वहाँ पे खाना वगैरह बनता है, फिर खाना वगैरह खाते हैं, फिर दोनों सो जाते हैं।
सोने के बाद सुबह होती है, फिर दुकान पे चले जाते हैं। इस तरीके से कभी कभी जब सामान वगैरह घट भी जाता था तो एक दिन दुकान को बंद करते थे और वहां से वो दोनों साथ ही मथुरा आते थे और यहाँ से फिर सामान लेकर फिर वापस चले जाया करते थे। इस तरीके से दोस्तों करीब 20 से 25 दिन महाकुंभ का मेला चल रहा था। महाकुंभ का मेला जब समाप्त हो जाता है उस समय दिनेश भी अपनी दुकान को समेटने लगता है और कहता है कि ये लो तुम्हारा पगार, इतने दिन तुमने काम किया है और ये रहे उसके पैसे। छाया उस पैसे को ले लेती है। तब दिनेश कहता है कि देखो, वैसे तो तुम मेरे पास कब तक रहोगी, लेकिन मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ ही रहो, मेरी जिंदगी में रहो और हम दोनों लोग इस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे और अच्छे तरीके से काम करेंगे। क्योंकि छाया भी नहीं आना चाहती थी, इसलिए छाया ने भी सोचा चलो अच्छा मौका है और हाँ ही बोल देते हैं। इसके बाद छाया भी अपनी रजामंदी दिखा देती है। तब दोनों साथ में दुकान को समेटते हैं और वहां से फिर मथुरा के लिए रवाना हो जाते हैं। मथुरा जब दिनेश अपने घर पर छाया को लेकर पहुंचता है तो घर वाले पूछते हैं कि बेटा ये कौन है। तब दिनेश कहता है कि ये मेरी पत्नी है, इससे मैंने शादी कर ली है। अब इस बात को सुनकर घर वाले बहुत ही खुश हो जाते हैं। वैसे दिनेश की पहले शादी हुई थी, लेकिन उसका मान के चलिए कि तलाक हो चुका था। इस वजह से वो भी घर पे अकेला ही रह रहा था। घर वाले भी सोच रहे थे कि कहीं इसकी शादी कर दी जाए, तो उसने कहीं पे भी शादी नहीं की थी। लेकिन जब इस तरीके से छाया को साथ में लेकर जाता है तो घर वाले बहुत ही खुश होते हैं और उसे पूरा सम्मान के साथ और रीति रिवाज के साथ उसे गृह प्रवेश कराते हैं और फिर वो वहीं पर रहने लगती है। एक दिन छाया दिनेश से कहती है कि मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आ रही है। मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया तो छोड़ सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी अंशिका को नहीं छोड़ सकती। दोस्तों, उसने सारी बात पहले ही बता दी थी कि मेरी शादी हुई थी, मेरा पति भी है और मेरी बेटी भी है। ये सब कुछ उसने दिनेश को बता दिया था और साथ ही साथ उसने जो फोन करना था वो अपने घर पे ना करके बल्कि अपनी माँ के पास फोन करके उसने सारा चीज बता दिया था। तो घर वाले भी सोचते हैं कि चलो, वैसे भी दामाद निकम्मा ही है, कुछ करने वाला तो है नहीं, चलो बेटी ही कुछ कर रही है तो कर ले। अब इस तरीके से जब छाया दिनेश से कहती है तो दिनेश कहता है कि जब तुम मेरे लिए सब कुछ छोड़ सकती हो तो मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता। चलो, तुम अकेले ही नहीं बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ में जाऊंगा। अब दोनों लोग छाया के मायके में पहुंचते हैं। उसके बाद जब छाया के माता पिता दिनेश को देखते हैं तो उन लोगों को असहज महसूस नहीं हो रहा था, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, क्योंकि वो भी अपने दामाद की हरकतों को जानते थे। तो वो सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, और वैसे भी कहते थे कि जो है दूसरी शादी कर लो, इसके सहारे तुम्हारी जिंदगी तो कटने वाली है नहीं। इसलिए वो दिनेश को भी अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर बात आती है कि अब जो है अपनी बेटी को लेकर आया जाए। तो छाया के माता पिता दिनेश से कहते हैं कि तुम यहीं पे रुक जाओ, अगर तुम वहां पे चले जाओगे तो बहुत ज्यादा समस्या खड़ी हो जाएगी, इसलिए केवल छाया को वहां पे जाने दो। लेकिन जाएगी कैसे? तब लोगों ने प्लान बनाया कि एक काम करो छाया, तुम वहां पे जाना और सन्यासी का कहना कि मैं सन्यासी हो चुकी हूँ, मैं अपनी बेटी को साथ में लेकर जाना चाहती हूँ, और यही कहोगी तो शायद तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ आ सकती है, वरना कोई और बात कहोगी तुम्हारा पति तुम्हारी बेटी को साथ में नहीं आने देगा। अब ये बात तय तमाम हो जाती है। छाया अपने मायके से निकलकर अपने ससुराल यानी आगरा में चली आती है और जब वो गांव वालों के सामने पहुंचती है तो सभी लोग देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं और वही कहानी बताने लगती है कि अब मैं सन्यासी बन चुकी हूँ और मुझे इस मोह माया से छुटकारा मिल चुका है, मैं इस दुनिया से अलग जा चुकी हूँ, मुझे अब इस मोह माया से कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन मुझे अपनी बेटी की याद सताती है, इसलिए मैं अपनी बेटी को साथ में लेकर जाना चाहती हूँ, वहीं पे रहकर मेरी सेवा करेगी। अब इस बात को सुनकर गांव वाले और पुलिस सभी बहुत हैरान हो जाते हैं। जब पुलिस गांव वालों से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि वाकई में उसका पति बहुत एक नंबर का पियक्कड़ है, कुछ कमाता उमाता है नहीं, करीब 10 साल से इसी तरीके से उसे मारता पीटता था, बल्कि जो भी पैसे कमा के लाता था वो सभी पैसे अपने दारू में उड़ा दिया करता था। जो भी मेहनत मजदूरी करके अगर छाया लेकर आया करती थी उस पैसे को मार पीट के छीन लिया करता था और उसका भी शराब पी जाया करता था। उसके बाद फिर सुरेंद्र से पूछा जाता है कि तुम इस बारे में क्या कहते हो, तुम्हारी पत्नी तो कह रही तुम्हारे साथ नहीं रहेगी और वो अपनी बेटी को साथ में लेकर जाना चाहती है, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। इस पर सुरेंद्र कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी मैं इसे कहाँ पे रखूंगा, जब इसने इसके साथ इतने समय बिता के आई है तो फिर मेरे पास रह के क्या करेगी, ये जाना चाहती है तो जाए और बेटी को लेके जाना चाहती है तो वो भी लेकर जा सकती है।
इसके बाद दोस्तों वहीं पे कागजी कार्रवाई होती है और फिर छाया अपने मायके पहुंचती है। वहां से होकर फिर दिनेश के साथ उसके घर वापस चली जाती है और इस तरीके से अच्छी हंसी खुशी जिंदगी व्यतीत कर रही है। तो दोस्तों ये एक चमत्कार ही है, जिसका एकदम उजड़ा हुआ घर था उसका भी एक घर बस जाता है और अच्छी खासी जिंदगी व्यतीत करना शुरू कर देती है। तो दोस्तों ये रही कहानी। आप लोगों को कहानी कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।